हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्टडी IQIAS चैनल पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मध्यकाल यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास किस स्तर तक हुआ था। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि क्या मध्यकाल एक विज्ञान विरोधी काल है, यानी कि जैसे कि हम लोग सभी लोग उस पर इल्जाम लगाते हैं कि मध्यकाल में प्रगतिशीलता और लोगों की जो वैज्ञानिक सोच है वो कम होती है, यानी कि उससे वो विकसित नहीं होती। ये मध्यकाल की सोच में निर्भर करती है। उसी संदर्भ में हमने पिछली क्लास देखी थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे के मध्यकाल में किस तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ था। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आपके सभी पहलुओं के बारे में जो दिल्ली सल्तनत में हुए थे और जो मुगल काल में जिन जिन क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ था, उन सभी पहलुओं की आज पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। और ये सारी चीजें जो हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है ही, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का हो या मुख्य परीक्षा का। ध्यान रखना, बात रखिए। साथ के साथ ये आप लोगों के लिए एक कहा जाए कि व्यक्तिगत जानकारी के लिए बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये जानकारी बढ़ती जाती है, हमारा जो ज्ञान का स्तर है सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है। और वैसे भी आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, आप सभी लोगों का सपना है कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करें, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो यूपी एस्पायरेंट होता है या यूपीएससी क्वालिफाई होता है, वो आम आदमी के सोच से बहुत परे होता है, बहुत ऊपर होता है। और वो सोच जो है वो इसी तरह की चीजों से विकसित होती है, ध्यान रखना। तो आज का टॉपिक आपके आईएएस पीसीएस के जितने भी एग्जाम है उन सभी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज इसको शुरू करते हैं। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आज आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय करें और हो सके तो पेन पेंसिल लेकर के बैठिए कुछ चीजों को नोट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं कि मध्यकाल में भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जैसा कि सब लोग कहते हैं कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खासकर मध्यकाल में विकसित नहीं हुई थी या मध्यकाल में नहीं होती है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन प्राचीन और आधुनिक काल की तुलना में थोड़ा सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कम हुआ था। और उसके पीछे कारण है क्योंकि इस काल में, ध्यान रखना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बहुत अधिक, ध्यान रखना, बहुत अधिक संगठित प्रकार से इसको बढ़ावा नहीं मिला। संगठित प्रकार से इसे बढ़ावा नहीं मिला, यानी कि इसको शासकों ने, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्तर पर शासकों ने इसे संरक्षित नहीं किया। लेकिन बात करें तो मुगल काल में मुगल शासकों ने इसे थोड़ा सा संरक्षण दिया था, ध्यान रखेगा। ओके, तो मुगल शासकों ने थोड़ा संरक्षण दिया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इसको लेकर के बहुत अधिक विकास नहीं हुआ है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखना। और इसमें ध्यान रखिएगा, हमारे दैनिक जीवन से संबंधित लगभग सभी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, इस काल में जो विज्ञान का विकास हुआ है, विज्ञान का विकास हमारे दैनिक जीवन से संबंधित लगभग सभी पक्षों पर विकास हुआ है। सभी पक्षों का विकास हुआ है जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। चाहे ध्यान रखिएगा कृषि हो, चाहे हमारी सिंचाई प्रणाली हो, ठीक है ना, चाहे वस्त्र निर्माण प्रणाली हो, ठीक, या आपके भवन निर्माण प्रणाली हो, या सैन्य तकनीक हो, ये सब चीजें आपके दैनिक जीवन से संबंधित हैं।
केवल सैन्य तकनीक एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर उस समय के शासकों ने, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के हों और चाहे मुगल के, उन दोनों ने इसको बढ़ावा दिया है। बाकी आम आदमी ने इसे विकसित किया है, यानी कि इस काल में विज्ञान को आम आदमी ने विकसित किया है। मैंने पहले ही कहा, क्योंकि इसे शासकों ने बहुत अधिक संरक्षण नहीं दिया, केवल सैन्य क्षेत्र को छोड़ करके। बाकी जो भी डेवलपमेंट है वो व्यक्तिगत है। और कहा जाता है कि जिस काल में विज्ञान का विकास अच्छा होता है वही पूरी दुनिया पर राज करता है। आज भी देख लीजिए, प्राचीन काल में भी देख लीजिए, मध्यकाल में भी हम यूरोपियंस के, खासकर ब्रिटिश सरकार के, हम क्या बन गए, उपनिवेश बने थे, उनके अधीन रहे लगभग 200 सालों तक। उसका बहुत बड़ा कारण था यूरोप की विज्ञान एवं तकनीक का हम लोग सामना नहीं कर पाए, चाहे वो उनकी जहाज निर्माण तकनीक हो, चाहे उनकी आपका कहा जाए शस्त्र निर्माण की तकनीक हो, बंदूकें हुए, तोपें हुए, उनका मुकाबला हम नहीं कर पाए। उनकी सैन्य संगठन तकनीक हो, वो भी हम मुकाबला नहीं कर पाए कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों सोच। सोच जिसकी वैज्ञानिक होती है वो आगे बढ़ जाता है। हम लोग की सोच उतनी वैज्ञानिक नहीं थी, क्योंकि हम लोग विभिन्न जाति, धर्म, ऊंच नीच, तमाम तरह की चीजों में बटे हुए थे। ध्यान रखना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केवल तकनीक नहीं है, बल्कि सोच पर निर्भर करती है। जिस काल में सोच विकसित, उस काल में तकनीकों का भी विकास होता है। और विज्ञान के विकास के लिए किसी जाति धर्म के ठप्पे की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जिसके दिमाग में अच्छी चीज आ जाती है वो उसका वो विकास कर लेता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। हमारे यहां देखेंगे तो दिल्ली सल्तनत से पहले राजपूत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कुंद हो गया था। कारण था सामंती सोच, धर्म का कट्टरपंथी स्वरूप। इसीलिए भारत के जो राजपूत लोग हैं वो कहीं ना कहीं तुर्कों से या मुगलों से पराजित हो गए, कहीं ना कहीं। ध्यान रखना, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी तकनीकें थी जिनका मुकाबला सेना में हम लोग नहीं कर पाए। खासकर एक चीज जो आप देख रहे हैं, और वो है आपका ये रकाब और नाल। हमारे यहां रकाब और नाल का प्रयोग ही ना के बराबर होता था, जानते ही नहीं थे। और सोचिए, तुर्की लोग अपनी सेना के साथ घुड़सवारों में पैर फंसा करके इस पर युद्ध कर रहे हैं। अगर ये तकनीक ना होती तो सोचिए पानीपत के दूसरे युद्ध में, ध्यान रखना किसमें, पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू और अकबर के बीच जो युद्ध हो रहा था, तो सोचिए हेमू हाथी पर बैठ के लड़ रहा है और बाकी जो मुगल सेना है वो नीचे जमीन पर लड़ रही है, और एक तीर उसकी आंख पे आकर के लगता है। कैसे? क्योंकि तुर्कों ने घोड़े पर खड़े होकर के तीर चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि इसमें पैर आसानी से फंसाया जा सकता था। इसकी वजह से तुर्कों की मारक क्षमता बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये अपने आप में एक तकनीक है जिसने पूरे भारत का इतिहास बदल के रख दिया। कहीं ना कहीं हम चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, सारी चीजें हो, तकनीक छोटी सी होती है लेकिन उसकी मारक क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है ना? तो चलिए इसी में हम देखते हैं कि किस किस तरीके से हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि दिल्ली सल्तनत में अब इसमें बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था। ठीक है ना? बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था, क्योंकि इससे संगठित प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया गया। शासकों ने इसे संरक्षित ज्यादा नहीं किया, केवल मुगल शासकों ने थोड़ा बहुत संरक्षण देने की कोशिश की थी। ध्यान रखना। और ये भी जो है, जितना भी दैनिक विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ है वो सब कैसा हुआ, दैनिक जीवन से संबंधित है, आम आदमी के द्वारा विकसित किया गया है। ओके, अब चलिए इसमें वन बाय वन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दिल्ली सल्तनत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सभी जो क्षेत्र देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपका विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ था। इसमें एक चीज और भी है जिसे हम कहते हैं कागज तकनीक, कागज की तकनीक। यस, ओके। तो ये भी इस समय विकसित हुई थी, इसी पीरियड में। कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले चर्चा करते हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ था दोस्तों? कृषि के क्षेत्र में सबसे पहले हमें चर्चा मिलती है लोहे के फाल वाला हल। यानी कि पहले हमारे यहां लोहे के फाल उस समय भी होते थे, लेकिन यहां पर क्या है, 2 बैल
और उनके साथ 2 फाल वाले हल, हल का प्रयोग हमको जानकारी मिलती है। ये देख रहे हैं, ये 4 बैलों का कंसेप्ट दे रखा है और इसमें 2 फाल की कंसेप्ट दे रखे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो हल का कंसेप्ट कैसा होता है, इस तरीके से ये मूठ है और यहां से ये हल आपका बना होता है, यहां पर आपका फाल लगा होता है। यहीं पर इन लोगों ने तकनीक विकसित की इस तरीके से, ये रहे, यानी कि 2 फाल एक साथ, ये रहे इस तरीके से, एक साथ 2 बैल और 2 फाल का कंसेप्ट। और इसकी जानकारी मिलती है, ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जानकारी का स्रोत है, एक किताब है मुफ्ताह उल फुजाला। मुफ्ताह उल फुजाला में ध्यान रखना, इस कंसेप्ट का हमको जानकारी मिलता है कि एक साथ 2 बैल और 2 फाल वाले हल से खेती की जाती थी। ध्यान रखना, ओके। जबकि इससे तुर्कों के आगमन से पहले कंडीशन क्या थी, भारत में 2 बैल तो होते ही थे, लेकिन फाल वाला हल जो है एक ही फाल का होता था, एक बार होता था। अब यहां पर 2 कंसेप्ट एक साथ आ गए हैं। और अब तो थ्रेसर, आप जानते हैं ट्रैक्टर वगैरह में जो होते हैं, ट्रैक्टर में एक साथ 8-8, 10-10 का कंसेप्ट रहता है। तो आज की आधुनिक तकनीक है, उस समय की तकनीक में यह बहुत बड़ी चीज है, ओके। और ये आने का कंसेप्ट क्या है, ये तुर्कों के आने की वजह से शुरू हुआ, तुर्कों के कारण। और इसकी जानकारी कहां है, मुफ्ताह उल फुजाला में, ओके। और इसी समय सोचिए, कृषि के क्षेत्र में एक नई चीज और भी होती है, वो मैं आपको अगले पेज में बता देता हूं। कृषि के क्षेत्र में एक नई चीज और भी है, और वो है बीज बपित्र प्रणाली। बीज बपित्र यंत्र कहते हैं इसको, यानी कि बीज बोने का यंत्र। इसी को क्या करते हैं, क्योंकि हम जो बीज बोते हैं, पहले क्या था कि एक एक हाथ से यूं डालते थे, हाथ से लेकर के यूं डालते चले जाते थे इस तरीके से। तो वो दाना जो है कहीं कहीं पड़ता था, कहीं कहीं नहीं पड़ता था, कहीं कहीं ज्यादा पड़ जाते थे, एक लाइन में नहीं पड़ते थे, बड़ी दिक्कत होती थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि हल के साथ में, यहां पर जो हल ये चल रहा है और ये इस तरीके से, तो इन्होंने क्या किया, इस हल के साथ में ही यहां पर एक लकड़ी का एक छेद वाला, बांस का इस तरीके छेद वाला एक सिस्टम बना दिया और इस तरीके से इसको इसके साथ सेट कर दिया। अब यहां पर आराम से ये जुताई चल रही है और यहां से एक एक करके बीज डाले जा रहे हैं, और वो उसी लाइन में आगे आगे जुताई, उसी के साथ साथ में बीज के दाने भी पड़ते चले जा रहे हैं। अगर आप में से कई सारे लोग गांव में रहे हों और कभी उन्होंने गांव में हल बैल की खेती देखी हो, तो ये एक बहुत सिंपल सी टेक्नोलॉजी थी। मटर वगैरह जो बोई जाती थी, वो इसी तरह से बोई जाती थी। मटर हुआ, चना हुआ, एक कूड़ में, एक लाइन में। ये सोचिए, ये कंसेप्ट यहां से आया है। मटर हुआ, चना हुआ, इस तरह के जो होते थे, जो कूड़ में यानी एक लाइन में जो बोए जाते थे, वो इसी से होते थे। तो ये भी सोचिए कि कृषि के क्षेत्र में बीज है, ये भी तुर्कों के समय ही शुरू हुआ। यस, ओके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसी के साथ अगर हम देखें, दूसरी चीज और भी है, तो कृषि से जुड़ी हुई एक परंपरा और भी है, जिसे हम कहते हैं सिंचाई। ध्यान रखना दोस्तों, सिंचाई को लेकर के, और इस काल में सिंचाई को लेकर के कई सारी तकनीक का विकास हुआ, कई सारी तकनीक। यहां पर कई तकनीकों का विकास हुआ। पहले जो हम सिंचाई करते थे या पानी निकालते थे, सिंचाई जनरली हमारे यहां होती थी, ध्यान रखना दोस्तों, कुओं से या फिर तालाब से। और यही तुर्कों के आगमन के बाद भी हो रहा है। तालाब से हो रही है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने उसको प्यार बनाई, लिया और उसके साथ उसको पानी को फेंकते चले गए, यूं डुबोया और पानी को फेंकते चले गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन कुएं से पानी निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, कुएं से पानी निकालने के लिए सिंपल सा रस्सी प्लस बाल्टी का उपयोग करते थे। यह हम सबसे पहले प्रयोग करते थे। ठीक है ना, पहले इसका प्रयोग किया जाता था। लेकिन अगर अब आप
सोचेंगे तो इनके आने के बाद ध्यान रखना, एक नहीं बल्कि क्रम से कई सारी तकनीक विकसित हुई, कई सारी एक साथ क्रम से एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हुई घिरनी का प्रयोग, चरखी और घिरनी का प्रयोग पहले चरण में, चरखी और घिरनी का प्रयोग। यानी कि हम जो कुओं पर देखते हैं दोस्तों, ये आपका कुआं है इस तरीके से, और यहां पर हम क्या कर देते हैं, लकड़ी से जो बांध देते हैं, और यहां पर ये एक लकड़ी बांधी जाती है और इसमें घिरनी बांधी जाती है, और इसके ऊपर से होते हुए रस्सी नीचे जाती है और उसको खींचते रहते हैं। घिरनी यानी गोल आकार की, उसमें लकड़ी का रस्सी को फंसाने के लिए थोड़ा सा सांचे में गैप होता है, जो पहिया होता है वो इस तरह का होता है, यूं इसमें रस्सी फंसी रहती है और वो घूमती रहती है। आपने देखा भी होगा, आराम से खींचते रहिए। तो ये चरखी और घिरनी का प्रयोग जो है वो इसी समय शुरू हुआ। ये सबसे पहले परंपरा यहां पर शुरू हुई। उसके बाद दूसरी परंपरा शुरू हुई, इसी के साथ ही फिर इसमें पशुओं का प्रयोग करने लगे। किसका करने लगे? पहले मनुष्य के द्वारा हो जाता था, मनुष्य खींचते थे, तो इससे क्या हुआ, पहले जो हाथ से पकड़ के खींचते थे उसमें तकलीफ होती थी, थक जाते थे। अब क्या हुआ, रस्सी से आराम से पकड़ के खींचने लगे, तो इजी हो गया। फिर आगे जाकर के इसमें और अच्छा शुरू किया इन्होंने पशुओं का प्रयोग, यानी कि इसमें बैल हुए या घोड़े हुए या गधे हुए, इनका प्रयोग किया जाने लगा कि भाई आराम से इनको बांध दीजिए, इनको लाइए, और ये इनको फिर बाद में जब बाल्टी नीचे चली जाए तो इनको आगे लेके चले जाइए। बड़ी सी बाल्टी को इसमें जमीन के अंदर डाल के कुएं से पानी निकाला जा सकता था, और ये आराम से लंबा प्रोसेस था, चलता रहता था खेती की सिंचाई करने के लिए, क्योंकि इंसान कितना खींचेगा। तो एक ये, फिर उसके बाद तीसरी प्रक्रिया और शुरू हुई इसी समय, और तीसरी प्रक्रिया थी इसमें लीवर की। लीवर यानी कि गियर, यानी कि इसी में हमने अब क्या करने लगे, इस तरीके के कांटे फंसाने लगे, यूं लीवर जानते ना, इस तरीके से यूं, और इसको घिरनी को दूसरी साइड से इसके साथ अटैच करने लगे, दूसरे इस तरीके से, दूसरा साइड इस तरीके से चलने लगा, जिससे कि आसानी से इसमें पानी निकाला जाने लगे। यही तो गियर का कंसेप्ट होता है, यानी कि ये घूमता है और उसके साथ में ये भी घूमती रहती है और पानी निकलता रहता है। यस, आगे जाकर के इसी से क्या हुआ, ये इसका प्रयोग हुआ, और चौथे चरण में जाकर के इसी से क्या बन गया, रहट, या इसी को कहते हैं साकिया नाम का उपयोग किया गया है। रहट या साकिया, इसका प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं कि हमारे यहां नहीं होती थी, हमारे यहां यह होती थी। हमारे प्राचीन काल में देखा जाए तो इसको अर्घट कहते थे। ध्यान रखना, क्या कहते थे, अर्घट। लेकिन उसमें इस तरह का लीवर या गियर का प्रयोग नहीं होता था। यानी कि प्राचीन काल में जिसकी हमको जानकारी मिलती है प्राचीन इतिहास में, ध्यान रखना दोस्तों, प्राचीन काल में इसके लिए मिलता था अर्घट का प्रयोग। अर्घट यानी कि रहट जैसी चीज, लेकिन प्रॉपर टेक्निकली नहीं थी। ये कैसी है, ये लिवर और गियर से आधारित से संचालित है। बैल यूं घूमता रहता है, उसके साथ लिवर घूमता रहता है, और लिवर घूम करके पानी निकलता रहता है प्रॉपर तरीके से। जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को सीन दिखाया है, ये रहा। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो सोचिए, ये बना हुआ है आपका लिवर और गियर। बैल घूम रहा है, आराम से चारों तरफ घूम रहा है, देख रहे हैं, और ये लिवर घूम रहा है। लिवर से दूसरा ये गियर बना हुआ है, ये देख रहे हैं, ये कंसेप्ट है, ये घूम रहा है। और जब ये घूम रहा है तो इधर साइड में देखेंगे तो यहां पर ये जो पानी के जो बॉक्स बने हुए हैं चरखे का, उसके साथ अटैच होकर के यहां से देखेंगे तो यहां से अटैच होकर के ये लगा हुआ है, और ये घूम रहा है इस तरीके से, और ये पानी इस बॉक्स में निकल करके पानी कंटिन्यू निकलता रहता है, कंटिन्यू। ये था टेक्निकली रहट का विकास, जो तुर्कों के आने के बाद भारत में शुरू हुआ। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ये सिंपल ऐसा ही नहीं है, एक साथ दो दो चीजें हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है, आप जितने चाहें उतने लगा सकते हैं। एवरीबॉडी समझ में आ गया। तो ये है लिवर और रहट की टेक्नोलॉजी प्रॉपर तरीके से मध्यकाल में। यस, ओके एवरीबॉडी, ये था।
और इसकी पहली जानकारी, इसी को रहट कहते हैं या साकिया कहते हैं, इसकी पहली प्रॉपर तरीके से जानकारी जो दी गई है, हालांकि चलती तो थी हमारे यहां, लेकिन इसकी जानकारी जो है बाबर ने अपनी बाबरनामा में किया है। बाबरनामा में इसका जिक्र किया है। और जब वो भारत आया था तो भारत में इस तरह की रहट को चलते हुए देखा उसने, तो उसका जिक्र अपनी किताब में उसने किया कि यहां पर रहट चलती है, पानी निकाले जाते हैं, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। इस तरीके से उसने चर्चा की थी। ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? तो ये है आपका सिंचाई का कंसेप्ट। अब इसके बाद देखें तो आपका और भी है इसी समय वस्त्र निर्माण तकनीक। वस्त्र निर्माण के लिए क्या हुआ दिल्ली सल्तनत में ही, वस्त्र निर्माण तकनीक के क्षेत्र में। तो इसमें देखेंगे तो वस्त्र निर्माण में हमारे यहां धागे के निर्माण के लिए, धागे के निर्माण के लिए हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे तकली का प्रयोग। क्या करते थे? तकली, यानी कि इस तरीके के ये होती थी और इसको हाथ से घुमाते थे और इससे महीन धागा तैयार होता था। इस तरीके से धागा रस्सी में बांध करके कॉटन का इस तरह से धागा बनाते थे, तकली से घुमा घुमा करके उसको घुमाते थे और धागे को बनाते थे। लेकिन तुर्कों के आने के बाद, तुर्कों के समय, इस समय दो चीजें हमारे यहां विकसित हो गई, बल्कि तीन चीजें कहिए, दो नहीं बल्कि तीन चीजें कहिए। एक तो शुरू हुआ चरखा। चरखा आया पहली बार तो उसने धागे का निर्माण किया, ठीक है ना, एक ये। दूसरा आया इसी समय करघा। अब करघा क्या होता है ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये रहा, ये जो बना हुआ है ये है करघा, यानी धागा बनाने की, वो कपड़ा बनाने की मशीन जो पैर वाली है। ये नीचे जो दो लाइनें जो डंडे देख रहे हो, पैर से उसको ऊपर नीचे किया जाता है। तो धागे की जो दो लाइनें होती हैं इस तरीके से यूं ऊपर चलती रहती हैं और बीच में धागा यूं चलता रहता है। एक तो ये फिक्स धागे हैं, यूं किया, अब एक धागा इधर चला गया, फिर यूं किया, दूसरा धागा आ गया। इस तरह से क्रिस क्रॉस वाला कंसेप्ट जो है धागे के निर्माण का, वो यहां से होता था। तो ये है आपका करघा, जिसका विकास प्रॉपर तरीके से, पैर वाला करघा। ऐसा नहीं कि हमारे यहां चलता नहीं था, भारत में पहले भी करघा चलता था, लेकिन पैर वाला करघा यहां शुरू हुआ है। पहले हम चलाते थे हाथ से ही, यूं खींच दिया, पहले हाथ से पकड़ के यूं खींच देते थे, धागे को उधर फेंकते थे, फिर यूं खींचते थे, इसको ऊपर खींचते थे, इस तरह चलता था, हाथों से ऊपर नीचे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ, पैर से ही सट 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 और यूं लीवर की तरह उसको धागे को चलाते थे। अगर आज भी आपको देखना हो तो खादी भंडार में चले जाइए, इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी। हम तो बचपन में खूब खेले हैं इनसे, आप लोग देखिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मध्यकाल का हूं, इतना पुराना भी नहीं हूं, लेकिन हाँ, हमारे घर के पास में एक खादी भंडार हुआ करता था, अब तो खैर बंद हो गया। तो वहां पर हम लोग दिन में खेलने चले जाते थे, तो वहीं पर ये सब चलाते रहते थे, देखते रहते थे क्या होता था, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट जो है तो समझ में आ गया, चरखा और यहां पर पैर वाला करघा, वो शुरू हुआ यहीं पर। और तीसरी एक चीज और शुरू हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है धनुक। और धनुक क्या था? धनुक था आपके कॉटन से, यानी कि जो सूती जो फूल निकल के आते हैं, कॉटन के फूल होते हैं, उसमें से रेशा अलग निकालने के लिए, सूत का रेशा बनाने के लिए, रेशा के लिए। बोले ये क्या होता है? आज आप लोग कभी भी उस दुकान पे गए हैं जहां पर रजाई भरी जाती है, गद्दों में कॉटन डाली जाती है, गए हैं ना वहां? अब वहां क्या होता है, एक मशीन होती है जिसमें हम ये डाल देते हैं और वो क्या करती है, हमारे रुई के जो रेशे होते हैं उनको अलग अलग कर देती है। फिर जो फूली फूली जो रुई होती है, हल्की फुल्की, उसको हम गद्दे के ऊपर सेट कर देते हैं और फिर उसमें कपड़े के अंदर प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया जाता है, धागा डाल दिया जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या हो जाता है, वो प्रॉपर सेट होकर के हमारे लिए नई रजाई की तरह काम करने लगती है, ठीक। लेकिन उस समय ये काम कौन करता था कि एक एक रेशे को अलग अलग किया जाए, तो उसके लिए धनुक का प्रयोग किया जाता था। और धनुक क्या होता है? धनुक धनुष से बना हुआ है, एक बड़ा सा कमरे के आकार का, ध्यान रखना, इस तरह का एक लकड़ी का
बहुत बड़ा एक ढांचा बना होता था, ये ऊपर से रस्सी से बंधा रहता था यूं, और इसमें एक महीन रस्सी यहां बांध दी जाती थी ये, और इसको धागे को हिलाया जाता था, एक हाथ का डंडा टाइप का होता था इस तरीके से, उससे पकड़ करके यूं धागे को हिलाते थे, जैसे कि वो आपका मशीन पकड़ी हुई है यूं, वो रस्सी से बंधी हुई है, उसको हिलाना है यूं। तो जहां जहां पर हमको नीचे हमने कॉटन बिछा ली, और कॉटन को अलग अलग रेसे जब करने हैं तो उसी धागे को हम क्या करते थे, उससे खींचते थे टंग 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 उस तरीके से। तो उससे क्या होता था, रुई के रेसे अलग अलग होने लगते थे। तो यही था वो धनुक जिसका उपयोग किया जाता है। प्राचीन समय में जब इस तरह की मशीन नहीं होती थी, प्राचीन क्या, आज से 10-12 साल पहले की बात है, गांव वाँव में इस तरह की मशीनें नहीं होती थी 10-12-15 साल पहले। तो इसी तरीके से आपकी रजाइयां, गद्दे सारे जो कॉटन से भरे जाते थे वो इसी से भरे जाते थे। गांव में लोग होते थे इसी के लिए, जो कोली समुदाय है वो यही काम किया करता था। यस, ध्यान रखना, वो इस तरह के काम किया करते थे। तो कमरे में वो इस तरह का अड्डा बांध लेते थे, और बांध करके इस तरह से दिन भर उस धागे से रस जो रुई के रेसों को अलग अलग करते थे, फिर आराम से रजाई को भर दिया करते थे। तो ये सब हमारा कब हुआ है, तुर्कों के आने के बाद। ओके, और इन सब की जानकारी जो है ध्यान रखना, इसकी जानकारी मिलती है मिफ्ताह उल फुजाला में, मिफ्ताह उल फुजाला में। ओके एवरीबॉडी, क्लियर, समझ लीजिए, आ गया ना समझ में। तो ये मत समझिए कि मध्यकाल में विज्ञान एवं तकनीक का विकास नहीं हुआ था, या तुर्कों के आने के बाद नहीं हुआ। हमारे यहां तकनीक पहले भी थी, तकनीक उसके बाद और अच्छी विकसित हुई, ठीक है ना। और इसी समय कपड़े को लेकर के एक चीज और चली थी, और वो था कपड़े पर डिजाइन बनाना, जिसको हम कहते हैं ठप्पा, यानी कपड़े पर डिजाइन के लिए। आपने कभी भी पुराने समय की रजाइयां, गद्दे देखे हों, खासकर रजाइयां, एक तरफ जो खादी भंडार की रजाई होती थी प्लेन होती थी, और ऊपर हरे रंग की, पीले रंग की या लाल रंग का कपड़ा होता था, और उस पर काले रंग से डिजाइन बनी होती थी, ठीक है ना। और वो कैसे बनती थी, ठप्पे से बनती थी, लकड़ी के ठप्पे बना दिए जाते थे, और ठप्पों से उस पर निशान बनाते चले जाते थे, ठप्पों से ही। यानी कि बॉर्डर पर जैसे रजाई या गद्दा कोई भी है, तो सोचिए इस बॉर्डर पर क्या कैसे डिजाइन बनाएंगे। तो ये आपका बॉर्डर पर डिजाइन बननी है, तो यहां पर इस तरह की जो डिजाइन बनती थी वो ठप्पों से ही बनती थी, यूं इस तरीके की, ये रहे, ये ठप्पों से डिजाइन बनाई जाती थी। यस, इसी तरह की, ये इसी तरह से यूं बना दी जाती थी, और इन पर भी आपके फूल वगैरह भी बना दिए जाते थे, ठप्पों से ही फूल बनते थे पहले, इस तरह के। ये सब आपके उस समय इसी से किया जाता था, और ये टेक्नोलॉजी इसी समय आई थी। आज भी देखेंगे कई सारी कलाएं, कई सारे जो आपके कलाकार हैं पुराने समय के, वो इस तरह के ठप्पों की टेक्निक का विशेषज्ञ है। ये सब होता था, खादी भंडार में भी होता था, खादी भंडार की रजाई पर ऊपर इसी तरह के निशान बनाए होते थे, जमीन पर लकड़ी के फट्टे पर डाल दिया जाता था कपड़े को, और कलर में उसको डुबोया, और ठप्पा से निशान बनाते चले गए, और डिजाइन बनती चली जाती थी। तो ये सब आपके इसी पीरियड का विकास हुआ है। ओके, इसी में अब देखेंगे तो अगला है भवन निर्माण तकनीक। क्योंकि जब तुर्क लोग आए तो समझ लीजिए कि एक नई तकनीक बनी। हमारे यहां भवन निर्माण के लिए क्या करते थे, पत्थरों का प्रयोग करते थे, या मोटी मोटी कुछ एक ईंटों वींटों का प्रयोग करते थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। लेकिन उसमें ज्यादा हम कुछ नहीं करते थे, केवल मिट्टी का गारा इस्तेमाल करते थे। गांव में अभी भी देखोगे तो सीमेंट वगैरह तो अब इस्तेमाल हुआ है। हम अगर कुछ समय पहले देखें तो मिट्टी की दीवारें बनाते थे, या उसमें कुछ कुछ ईंटें लगा देते थे, तो मिट्टी का ही गारा लगाते थे चिपकाने के लिए। ध्यान रखना, ये हम भारतीय लोगों की संस्कृति थी, आम आदमी के लिए। या फिर गांव के लोग मिट्टी के मोटी मोटी दीवार बनाते चले जाते थे, मिट्टी की ही, ईंटें वींटें होती ही नहीं थी उसमें, ठीक। तुर्कों के आगमन के बाद में भवन निर्माण में सोचिए ईंट का प्रयोग शुरू हुआ, जो मैं स्थापत्य कला में बता चुका हूं, ठीक है ना, प्लस चूने का प्रयोग शुरू हुआ, और चूने के साथ आपके गारे का,
चूने के ही गारे का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है ना, चूना और चूने को ही घोल करके ईंटों को चिपकाते चले गए, चूने का गारा, और उसी चूने से हम क्या करते थे, उसका प्लास्टर भी करते थे। ठीक है ना, इन सब का प्रयोग शुरू हुआ और इसी से ही इन्होंने भारत में नई तकनीक, कौन सी, मेहराब तकनीक का विकास किया, यानी डिजाइनर दरवाजे। एक तरीके से ध्यान रखना है, इस तरीके से ये रहे डिजाइनर दरवाजे यहां पर शुरू हुए और यहीं पर सोचिए इन्होंने गुंबद निर्माण की तकनीक भी विकसित की। गुंबद निर्माण ये रहे, ये तो आपके दरवाजे हैं एक तरीके से मान के चलिए, तो ये रहे, और ये आपके छत के ऊपर गुंबद। हमारे यहां ये गुंबद नहीं होते थे, हमारे यहां सीधे सीधे यूं बनाए जाते थे और या पत्थरों से बनाए जाते थे। ये पहली बार ईंटों से बनना शुरू हुआ। क्लियर हो गया? ये ऐसा मत समझिए कि मध्यकाल में हो नहीं रहा था। यस दोस्तों, यहां पर काफी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। यस, ठीक है ना। अब इसी में देखेंगे तो इसी समय भारत में एक नई तकनीक और आई थी, कागज निर्माण तकनीक। हमारे यहां इससे पहले कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ताड़पत्रों का प्रयोग करते थे। ताड़पत्र, इसीलिए लेखन कला की बहुत सीमित जानकारी हमारे पास रह गई थी। यानी लेखन कला तो जानते थे लेकिन पांडुलिपियां वगैरह बहुत ज्यादा नहीं थी। ठीक है ना, हमारे पास जितनी पांडुलिपियां थी वो ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। ठीक, यहां पर कागज निर्माण तकनीक का हमारे यहां ये लोग लेकर के आए, तो इन लोगों ने यहां पर विकास किया। ध्यान रखना, कागज निर्माण तकनीक का विकास चीन में हुआ था। विकास सबसे पहले, ध्यान रखना, चीन में हुआ था। और चीन से होता हुआ यह विकास कहां पहुंचा? अरब देश में। और अरब से होकर के ये कहां आ गया? भारत में। इस तरीके से कागज निर्माण की तकनीक हमारे यहां चीन से होते हुए भारत में ये आ गई 12वीं 13वीं सदी में। लगभग 8वीं सदी में ये पहुंच गई थी अरब देश में। 8वीं सदी में अरब देश में और 13वीं सदी में भारत में आ गई है, तुर्कों के आगमन के साथ ही। एवरीबॉडी, इट इज ओके? क्लियर? आज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मत सोचिएगा कि भारत में कोई मध्यकाल में विज्ञान तकनीक विकसित नहीं हो रही थी। हो रही थी, लेकिन उस लेवल पर नहीं जैसे आज होती है, उस तरह से नहीं है। काफी कुछ हुआ है, ठीक है ना। और इसी में एक चीज और, वो है आपका सैन्य तकनीक। सैन्य तकनीक में इस काल में दो चीजें विकसित हुई हैं, एक रकाब जो मैं आपको बता चुका हूं, और दूसरा है नाल। रकाब यानी कि पैर फंसाने के लिए, घोड़े पर पैर फंसाने के लिए, और नाल घोड़े के पैरों में लगाने के लिए। इससे क्या है, घोड़े के पैर कैसे हैं? सुरक्षित। इस तरह से उसकी जो मारक क्षमता है, सेना की मारक क्षमता है, वो बढ़ जाती है। और वैसे भी भारतीय लोग जो है हाथियों का उपयोग ज्यादा करते थे, घोड़ों का प्रयोग कम। और जो तुर्की लोग हैं ये हाथियों का प्रयोग नहीं करते थे क्योंकि वहां पर हाथी पाए ही नहीं जाते थे, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे घोड़ों का। और घोड़ों के घायल होने का बड़ा डर रहता था, इसलिए इन लोगों ने लोहे की फाल क्या किया, उन घोड़ों के नाल जो है, फाल नहीं, घोड़ों की नाल जो है, लोहे की नाल उनके पैरों में नीचे लगा दी। इससे क्या हुआ, उनके पैर सुरक्षित हो गए, घायल होने से बच गए और उनकी मारक क्षमता बढ़ गई। इस तरीके से ये भी सारी चीजें यहां पर विकसित होती हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रकाब की परंपरा का भी, इसका भी विकास तुर्कियों ने नहीं किया, इसका विकास भी चीन में हुआ था। सोचिएगा, और वो भी 6वीं सदी में। इसका विकास भी चाइना में हुआ था, चाइना से होकर के वहां पहुंचा, उसके बाद यहां पर आया। ओके, क्लियर हो गया? इसी पीरियड में एक चीज और देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, वो था बर्तनों पर कलई का प्रयोग। खासकर जो पीतल के या तांबे के जो बर्तन हैं,
उन पर कलई, यानी कि बर्तनों को पीछे क्या कर दिया जाता था, उस पर एक कलई किया जाता था, उससे डिजाइन भी बन जाती थी और जो कहा जाए कि जो धातु है, पीतल के बर्तन हैं, वो क्या करते थे, मजबूत भी हो जाते, घिसते नहीं थे। तो ये कलई की प्रयोग भी यहां पर होता। आज भी अगर आप देखेंगे तो भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में जो लगन का प्रोग्राम होता है तो उसमें 5 पीतल के बर्तन जरूर दिए जाते हैं और उन पर देखेंगे, खासकर जो परात जो आटा वाटा लगाने के लिए आती है पीतल की, जिनका यूज आज की डेट में शहरी क्षेत्र में तो कोई नहीं करता, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी उनका उपयोग हो जाता है। बड़ी सी पीतल की थाली होती है और नीचे देखेंगे तो काले काले रंग का उसमें डिजाइन का वो कवर किया रहता है, अंदर बिल्कुल चमकती रहती है और नीचे क्या होती है, काली काली सी, ठीक है ना। वो जो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी घिसावट कम होती है, वो कम घिसती है, इसको कलई खरना उसमें कहते थे। ओके, ध्यान रखना। और तीसरी एक चीज और भी है सबसे महत्वपूर्ण, और वो है, ध्यान रखना दोस्तों, आसवन तकनीक। ये तकनीक भी यही लोग लेकर के आए और इन लोगों ने यहां पर विकास किया। आसवन, जिसे हम आज की डेट में इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस तकनीक वही है जिसे आरओ कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिससे आरओ वाटर आप लोग पीते हैं, ठीक है ना, ऑस्मोसिस प्रक्रिया। और इसी तकनीक का उपयोग सोचिए ये लोग करते थे शराब बनाने के लिए। किसके लिए? शराब बनाने के लिए करते थे इस तकनीक का प्रयोग। यानी कि नीचे पानी को उबालते थे, पानी उबलकर भाप के द्वारा होता हुआ ठंडा होकर के अलग जगह पर आ जाता था, यानी कि एसेंस वो निकल निकल करके बाहर आने लगता था। इस तकनीक का ये बेहतरीन क्वालिटी की अच्छी गुणवत्ता वाली शराब का प्रयोग करते थे बनाने के लिए। ओके, क्लियर हो गया। तो दोस्तों ये है दिल्ली सल्तनत के समय में विकसित हुई तकनीक है। यस, क्लियर। और इसमें एक चीज और देख लीजिए, आप लोगों के लिए एक छोटी सी सूचना है, ज्यादा नहीं, छोटी सी सूचना यह है कि आप लोगों के लिए 2024 के लिए कई सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम देना है और वो चाहते हैं एग्जाम में सिलेक्शन लेना, सारी चीजें करना, और उन लोगों के लिए कंडीशन ये है कि वो ना तो सुबह वाले बैच में एडमिशन ले पाए ना शाम वाले बैच में। अब उनको लगता है कि हमें सुबह वाले बैच में एडमिशन लेना चाहिए, समय बचा नहीं है, इसलिए अंतिम रूप से ध्यान रखना, बिल्कुल अंतिम रूप से इस बैच को बनाया गया है, लास्ट बैच एक तरीके से मान के चलिए, P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। और ये बैच दोस्तों 11 अगस्त से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे। ध्यान रखना, सुबह 8 बजे 11 अगस्त से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, ध्यान रखना। इसकी फीस वगैरह लगभग सेम वही है जो पिछले बैच की थी, 29,999 रुपए फीस वही है, कोई अलग फीस नहीं रखी गई। मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है और इसके लिए जो आप कोड इस्तेमाल करेंगे वो MK लाइव कोड ही आपको इस्तेमाल करना होगा, जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट में भी रह सकते हैं, फीस का डिस्काउंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे 11 अगस्त। और इसमें सेम वही सारे फीचर्स मिलेंगे जो उसमें थे, यानी कि वही मेंटरशिप, वही लेक्चर नोट्स, वही लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, बुक्स और मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम, वही सेम आपका 4 स्टेज का प्रोग्राम है। यानी जनवरी से पहले पूरा कंप्लीट तैयारी फाउंडेशन की, फिर प्रीलिम्स के टाइम पर प्रीलिम्स, मेंस के टाइम पर मेंस के लिए आपका रेजिडेंशियल प्रोग्राम 4 महीने का, जिसमें आपको रहने खाने की व्यवस्था इंस्टीट्यूट में दिल्ली में आपके साथ की जाएगी, इंस्टीट्यूट ही करेगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इंटरव्यू, ध्यान रखना। तो ये है आप लोगों के लिए प्रोग्राम। इसके लिए आप 11 अगस्त तक जितना जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन कर लीजिए, बेटर रहेगा। मॉर्निंग है, इसके बाद हो सकता है कि बैच बने ही नहीं, ध्यान रखना, 2024 के लिए तो मुश्किल है। ओके, अब बात करते हैं मध्यकाल में विज्ञान तकनीक में मुगल काल में क्या विकास हुआ। जब मुगल आए तो मुगलों के अंदर एक चीज ध्यान रखना, मुगलों में एक प्रकार का संगठनिक एक व्यवस्था थी, एक संगठन था, एक व्यवस्था थी, और ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड थे, ध्यान रखना। इसीलिए इस काल में थोड़ी सी संगठन के आधार पर तकनीक, विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ। किसका? विज्ञान एवं तकनीक का विकास हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या तकनीक विकसित हुई है, देखेंगे तो इस काल में पहली बार ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है।
जैसे नया सौर कैलेंडर जिसे हम इलाही संवत कहते हैं, अकबर के समय में सौर कैलेंडर का विकास हुआ। और सौर कैलेंडर का विकास किसने किया? सौर कैलेंडर का विकास किया था मीर फतेह उल्लाह सिराजी ने। ध्यान रखना, मीर फतेह उल्लाह शिराजी, इसने बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर इस कैलेंडर का विकास किया था जिसे अकबर ने इलाही संवत कहा था। ध्यान रखना, और उस समय का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है, जिसको लेकर के अकबर ने यह कहा था कि यदि यह फिरंगियों के हाथ लग जाता या किसी अन्य के पास यह होता तो हम इसके बदले में, अगर वो मांगते कि हमारी सारी धन दौलत ले लो, तो हम सारी धन दौलत दे करके भी हम शिराजी को अपने यहां बुलाते, हम ले लेते उसको। यानी इसकी विद्वान की इतनी कद्र अकबर करता था। ध्यान रखना, ओके सारा। और इसी वजह से मीर फतेह अली सिराजी को उसने सद्र के पद पर भी रखा। सद्र के पद पर, यानी कि सद्र कौन होता है? जो धार्मिक मामलों का प्रमुख होता है, सद्र उस सदूर बनाया उसने। ध्यान रखना। और इसी समय एक व्यक्ति और भी था, एक व्यक्ति और भी था, उसका नाम था आगा, क्या नाम है, दानिशमंद। एक व्यक्ति और भी थे अकबर के समय में ही, आगा दानिशमंद। और आगा दानिशमंद एक तरीके का मान के चलिए यह चिकित्सा शास्त्री था, चिकित्सा शास्त्री। और इसने, सोचिए, इसकी जानकारी दी है बर्नियर ने। बर्नियर ने इसकी जानकारी दी और बताया कि आगा दानिशमंद रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानता था, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में जानता था। और रक्त परिसंचरण तंत्र किसने विकसित किया था? विलियम हार्वे ने। और यह विलियम हार्वे को भी जानता था। सोचिए कि इस सिस्टम का, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका विकास विलियम हार्वे ने किया है। और यह इसको जानकारी थी कि कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये समझ लीजिए। और यह जानकारी किसने दी? वर्नियर ने। तो इसका मतलब है कि यहां पर विज्ञान तकनीक काफी अच्छी विकसित हो रही थी। और ज्योतिष के क्षेत्र में ही आपने एक नाम और सुना होगा, राजा जयसिंह का, जिन्होंने जयपुर नगर बसाया, वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर 5 वेधशालाएं बनवाई, 5 वेधशालाओं का निर्माण किया। ठीक है ना? तो ये भी आपके कब का है? मुगलों के समय है। वो अलग बात है कि औरंगजेब के बाद का है या औरंगजेब से पहले का। ठीक है ना? वस्त्र निर्माण तकनीक में एक नई परंपरा आई। पुरानी तकनीकें चलती रही। वो कौन सी थी? पहले चरखा चल रहा था, तकली चल रही थी, करघा चल रहा था, ठप्पा चल रहा था, ये सब तो चल रहा था। लेकिन इस पीरियड में एक नई तकनीक आई मुगल काल में, जिसे हम जरदोजी कहते हैं, सोने चांदी की कारीगरी। सोने चांदी की कारीगरी, यानी कि सोने चांदी के तार से गले पर, यहां जो कुर्ता होता है, ठीक है ना, या आप जो कपड़े पहनते हैं वहां पर, और आगे साइड में पूरे सोने चांदी के क्या होते थे? पूरी डिजाइन बनाई जाती थी। और जो ऊपर से नीचे तक कोट टाइप का पहनते थे, उस पर भी डिजाइन होती थी। यानी राजसी वस्त्रों को अच्छी तरीके से सुसज्जित करना, अलंकृत करने की तकनीक है ये। ठीक है ना? एक तो ये। दूसरा देखेंगे तो सैन्य क्षेत्र में बारूद और तोपों की तकनीक का प्रयोग इस काल में शुरू हुआ। ध्यान रखना, बारूद और तोपें। तो सैन्य क्षेत्र में देखेंगे तो बारूद का प्रयोग, देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो पुर्तगालियों ने शुरू किया था। बारूद का प्रयोग सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू किया भारत में, आपके 1498 के आसपास। दूसरा प्रयोग किया है बाबर ने, कब? 1526 में, पानीपत के युद्ध में। इससे पहले उसने भेरा के किले पर भी अटैक किया था, तब भी किया था, यहां पर भी किया। और यहां पर सोचिए उसने 2 तरह का प्रयोग किया, कुछ बंदूक बनवाई थी और कुछ तोपें, और दोनों जगह पर उसने इसका तोपों का प्रयोग किया है। ध्यान रखना। और मुगल काल में जाकर के, ध्यान रखना, मुगल काल में आपके तोपें भी बनाई गई और बंदूकें भी। और इसके लिए बाकायदा टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। कौन सी?
जिसे हम कहते हैं तोड़ेदार बंदूकें या तोड़ेदार तोपें। क्या कहते हैं? तोड़ेदार। तोड़ेदार मतलब होता है लॉक बेस्ड, लॉक लगी हुई, ठीक है ना। और इनके लिए फ्लिंट लॉक या कौन सा लॉक चलता था जिसे हम क्या कहते थे? व्हील लॉक। वो सारे लॉक वाली तोपें या बंदूकें इस पीरियड में बनना शुरू हो गई थी। फंसा लिया जाता था और फिर उन कांटे को जैसे निकालते थे उसके बाद चलती थी, लॉक बेस्ड। ओके, तो यहां पर ये सारी चीजें शुरू हुई। और इसी समय सोचिए अबुल फजल ने बताया है एक तकनीक के बारे में, कि एक साथ इस तकनीक से 17 बंदूकें चलाई जाती थी। एक साथ 17 बंदूकें चलाई जाती थी। इसकी जानकारी किसने दी है? अबुल फजल ने दोस्तों। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? तो ये कंसेप्ट था। इसके अलावा देखा जाए तो इस काल में जहाज निर्माण तकनीक का भी विकास हुआ, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एक लिमिटेड लेवल पर हुआ जहाज निर्माण तकनीक। और जहाज निर्माण तकनीक में पहली बार सोचिए इन्होंने लोहे की कीलों का प्रयोग शुरू किया। पहले ये बांस की कीलों का प्रयोग करते थे। किसका? बांस की कीलों का, यानी कि लकड़ी के फट्टे होते हैं उनको जड़ने के लिए या उनमें आपस में सेट करने के लिए, एक तख्ते को दूसरे तख्ते में अंदर फंसाने के लिए क्या करते थे? बांस की चीजों का उपयोग करते, छेद कर दिया फिर बांस को ठोक दिया, जिससे वो बांस जल्दी सड़ता नहीं है। लेकिन इस समय पहली बार शुरू हुआ लोहे का। सोचिए, और लोहे से सोचिए उसके ऊपर हमने अगर लेयर बना दी, पट्टी लगा दी, तो पानी अंदर आना ही नहीं है। तो पहली बार ये शुरू हुआ था, ठीक है ना। और इसी समय जहाज निर्माण तकनीक में ही लोहे के लंगर का भी प्रयोग शुरू हुआ। लोहे के लंगर का भी प्रयोग शुरू हुआ। हालांकि ये दोनों चीजें यूरोप में चल रही थी लेकिन भारत में पहली बार इन लोगों ने विकसित की है। ओके, ये दो चीजें। इसके अलावा देखेंगे तो इस काल में एक नई तकनीक और विकसित हुई थी जिसे हम कहते हैं धातु शोधन, यानी कि लोहे का शोधन, लोहे को मजबूत बनाना और जस्ता, लोहा और जस्ते का शोधन करना। फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, मशीनें लगा रखी हैं जहां पर कच्चा लोहा लाया जाता है और उसका पिघला करके उसको अच्छी क्वालिटी का लोहा बनाया जाता है, जिससे कि इन सारी चीजों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ध्यान रखना दोस्तों, इसके लिए उपयोग किया जाता था तोपें और बंदूकों की नाल बनाने के लिए, नाल बनाने के लिए इस प्रकार के लोहे का, इन धातुओं का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसी पीरियड में एक तकनीक और भी हुई जिसे हम कहते हैं कांच तकनीक का विकास। कांच की तकनीक का विकास। आप कहोगे कांच क्या? यही कांच, शीशा, जानते हैं ना? यस, वही कांच की तकनीक। यह पहली बार यहां पर इस पीरियड में विकसित हो रहा है, क्योंकि इससे हमने क्या बनाया? शीशा का निर्माण किया, ठीक है ना। इसी का उपयोग किया लेंस के निर्माण के लिए मुगल पीरियड में। इससे पहले जो हम करते थे वो ध्यान रखना, धातुओं को हम चमकाते थे, यानी एक साइड में तांबे, पीतल, कांसे की हमने धातु लेते थे और उस पर पॉलिश करके उसको चमकाते थे, उससे हम मिरर देखते थे धातु से। लेकिन इस काल में पहली बार क्या हुआ? इसका उपयोग किया हमने शीशा बनाने के लिए, मिरर के लिए, प्रॉपर तरीके से, जो आज हम सब देखते हैं। ओके, और दूसरा लेंस, चश्मे के लिए, ध्यान रखना इसी पीरियड में शुरू हुआ है। तो ध्यान रखना, लेंस, चश्मे के लिए इसका प्रयोग यहां पर शुरू होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? और इसी पीरियड में एक चीज और भी शुरू हुई थी और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इत्र निर्माण तकनीक। यस, इत्र निर्माण तकनीक। इत्र निर्माण तकनीक के बारे में आपको बता दें
कि गुलाब का इत्र सबसे पहले किसने बनाया था? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। इसने, सोचिएगा, गुलाब के इत्र का पहली बार निर्माण किया था और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया था? वही आसवन तकनीक जिससे शराब बनाई जाती है। और यही आसवन तकनीक दोस्तों आज भी उपयोग हो जाती है पानी को फिल्टर करने के लिए। अच्छी क्वालिटी की शराब, दवाइयां, तमाम तरह के जो शरबत वगैरह होते हैं उन सबको बनाने के लिए इसका उपयोग आज भी होता है। यस, तो दोस्तों ये है सारी की सारी मध्यकाल में विकसित हुई तकनीकों के बारे में जानकारी। ओके, मैं समझता हूं कि आज आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी इसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं और आप इसी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं आपका प्रारंभिक परीक्षा के सारे क्वेश्चंस। ठीक है ना? और आप में से कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट बनाए रखना चाहता है, मिलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तो आराम से इसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं MK लाइव कोड के थ्रू, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेल आईडी के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें आप किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछिए पढ़ाई लिखाई संबंधित, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, प्रॉपर आपको सही दिशा दी जाएगी जिससे कि आप अपना सिलेक्शन ले सकें। और ये टेलीग्राम लिंक है। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आपके लिए, आज के लिए। हैव ए नाइस डे, एंजॉय। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।